नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन से कर रहे होंगे। ठीक है, ये अगला वीडियो है LCM SCF पे। इसके पहले हमने 4 वीडियो और अपलोड कर रखी है। उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा उन्हें अपने LCM SCF के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में ज़रूर से ज़रूर मदद मिली होगी। ये अगला वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने LCM और HCF पे कंप्लीट कंपेयर किया है कि कब हमें LCM निकालना होता है, कब हमें HCF निकालना होता है। LCM में वो कौन से क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल HCF जैसे लगते हैं और क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। आज का, और अगर टाइम रहा तो आज का ये जो वीडियो रहेगा उसमें हम SSC का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेंगे और एक फार्मूले को डिराइव करेंगे जिसे बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसके पीछे की लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने LCM SCF के कॉन्सेप्ट में जरूर से मदद मिलेगी समझने में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं LCM SCF का। तो हेडिंग लगा लेते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, एक बात ये कहनी थी, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, तो जो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, जो चीजें होंगी तो उन्हें वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं बाद में। ठीक है, चलिए इसको हम चार्ट वाइज करते हैं। यहां पर ले लेते हैं HCF और इधर ले लेते हैं LCM। ठीक है, पहला पॉइंट जो LCM का बनता है, जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये होता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ABC से भाग देने पर ABC से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये पूर्णतः विभाजित हो जाए का मतलब क्या है कि रिमाइंडर ना बचे, यानी शेष ना बचे। यहां पर एक शब्द और भी आ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ABC से भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, यहां तक। चलिए, ये जो एक शब्द है जिसमें, इसे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में समझाएंगे इसे। तो इसका क्या आंसर बनता है? इसका आपको सिंपल से क्या निकालना होता है? LCM ऑफ ABC, यानी आपको सीधे क्या निकालना होता है? ABC का। सिंपल सा प्रश्न आता है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी की जगह आ जाएगा न्यूनतम। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें ABC से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? सिंपल सा LCM निकालना होता है किसका? ABC का। चलिए, इसी तरीके से ये पहला पार्ट बनता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ABC को भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें ABC को भाग करने पर, यानी ABC को भाग करना मतलब ABC को काटना है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका सीधे आंसर क्या बनता है? HCF ऑफ ABC। इसका सिंपल सा आंसर बनता है HCF ऑफ ABC। इसमें ये जो शब्द है जिससे, इसको याद रखिएगा।
एलसीएम में आएगा जिसमें और एचसीएफ में आएगा जिससे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे अभी आप इसको सिर्फ थ्योरी समझ के लिखिए, फिर उसके बाद इस पे सीधे सीधे एग्जांपल लेते चलेंगे हम। ठीक है? आज कोशिश करेंगे कि सिर्फ इसकी थ्योरी कंप्लीट हो पाए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एग्जांपल भी साथ में लेके चलूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो से हम इसका एग्जांपल लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? इसका जो दूसरा पार्ट बनता है एलसीएम का, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ए बी सी से भाग करने पर प्रत्येक दशा में x शेष बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें a b c से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए? x शेष बचना चाहिए। तो इसका आंसर बनता है एलसीएम ऑफ ए बी सी, यानी हमें ए बी सी का क्या निकालना है? एलसीएम निकाल देना है। ठीक है? और जितना शेष बच रहा है उसी को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है? यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ए बी सी से भाग करने पर प्रत्येक दशा में x शेष बचे। तो हमें इसका आंसर कैसे निकालना होगा कि पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम ए बी सी का निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे? x जोड़ देंगे। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट है इसका पॉइंट 2 एचसीएफ का। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ए बी सी में भाग करने पर प्रत्येक दशा में x शेष प्राप्त हो। ठीक है? अब यहां पर क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ए बी सी में भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए? x शेष बचना चाहिए। ठीक है यहां तक? चलिए तो कैसे लगाएंगे इसे देखिएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है यहां पर, अब आपको ए बी सी का एचसीएफ नहीं निकालना। ठीक है? ये x क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स। ठीक है? आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स। लैंग्वेज पर ध्यान देना कि ये पूछ क्या रहे हैं। ठीक है? पहले समझिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ए बी सी को भाग करने पर प्रत्येक दशा में x शेष प्राप्त हो। तो हमें एचसीएफ अब किसका निकालना होगा? a माइनस एक्स का, b माइनस एक्स का और c माइनस एक्स का। यहां पर जब आपको x शेष बच रहा था तो आपने क्या किया था? एलसीएम निकालकर x को क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। अच्छा, ये यहां पर जोड़ते क्यों हैं? ये यहां पर घटाते क्यों हैं? ठीक है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करना चालू करेंगे। तो वहां पर जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको न्यूमेरिक वैल्यू से एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है अगर मैं एक्स वाई की अपेक्षा समझाना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो वहां पर आप अच्छे से समझ पाएंगे और वहां पर एक एक चैप्टर, एक एक टाइप को
अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि क्यों हम माइनस करते हैं, यहाँ पर क्यों हम प्लस कर रहे होते हैं, वो कंप्लीट आप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी शेष बच रहा होगा a माइनस एक्स कर देंगे, b माइनस एक्स कर देंगे और c माइनस एक्स कर देंगे। तो हर हालत में क्या बच जाएगा, x शेष बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए, तीसरा पार्ट है एलसीएम में, थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ए बी सी से भाग करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेष प्राप्त हो। ठीक है, तो अगला टाइप है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ए बी सी से भाग करने पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी अगर मैं उस संख्या में a से भाग करूं तो x आ जाए रिमाइंडर में, b से भाग करूं तो y आ जाए और c से भाग करूं तो क्या आ जाए, z आ जाए। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या a माइनस एक्स, ये जो वैल्यू होगी ये बराबर है b माइनस वाई के, बराबर है c माइनस जेड के। क्लियर है? a माइनस एक्स बराबर है b माइनस वाई के, बराबर है c माइनस जेड के, और ये वैल्यू किसी एक अन्य वैल्यू के बराबर होगी। इस चीज को जरा समझना, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है क्या, कि a माइनस एक्स यानी a से भाग करने पर x शेष बच रहा था तो a माइनस एक्स, b से भाग करने पर y शेष बच रहा था यानी b माइनस वाई, c से भाग करने पर z शेष बच रहा था यानी c माइनस जेड बराबर कितना, k। अगर ये कोई वैल्यू k आती है तो इसका जो आंसर बनेगा वो एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, चलिए, अगर ये कंडीशन ना बना, जैसे हो सकता है कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि a माइनस एक्स बराबर ना हो b वाई के, b माइनस वाई बराबर ना हो c माइनस जेड के, यानी कोई वैल्यू बराबर ना हो, तो इसको हम फिर ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट यहां पर लागू नहीं होगा उस जगह पर, ये तभी लागू होगा जब a माइनस एक्स बराबर होगा b माइनस वाई के और बराबर होगा c माइनस जेड के। अगर ऐसा होता है तब ये चीज लागू होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम विकल्प से चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है कि डिवाइड करने पर ऐसे ऐसे रिमाइंडर वो देती है। क्लियर बात समझ में आ रही? और अभी तक ऐसा प्रश्न बहुत कम पूछा गया है कि ये बराबर ना हो। आपके जितने भी नॉर्मल एग्जाम हैं, ठीक है, सिंपल लेवल के, उनमें ऐसा ही पूछता है। ठीक, चलिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, a माइनस एक्स यानी जिसके साथ जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा देंगे, b के साथ y रिमाइंडर बच रहा है तो b माइनस वाई कर देंगे, c के साथ z बच रहा है तो c माइनस जेड कर देंगे, और ये वैल्यू किसी k के बराबर होगी। तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। आप एलसीएम निकाल देंगे किसका, ए बी सी का, और उसके बाद ये जो k था उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, याद रखना, बच्चे एग्जाम में गलती कर जाते हैं तो ये के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन आपको वहां पर जोड़ना नहीं, वहां पर क्या करना है, घटाना है। तीसरा पार्ट इसी का एलसीएम एचसीएफ का है कि वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी
संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ABC में भाग करने पर क्रमशः ABC से भाग करने पर क्रमशः X, Y, Z शेष प्राप्त हो। क्रमशः X, Y, Z शेष प्राप्त हो। तो इसका यानी कहने का मतलब अगर मैं A से भाग करूं उस संख्या में तो मुझे X शेष प्राप्त हो, B से भाग करूं तो Y शेष प्राप्त हो, C से भाग करूं तो क्या प्राप्त हो, Z शेष प्राप्त हो। क्लियर है यहां तक? सही है। चलिए, तो इसका आंसर होता है HCF ऑफ A माइनस एक्स, B माइनस वाई, C माइनस जेड। क्लियर है? ये इसका आंसर बनता है। क्या होता है? HCF ऑफ A माइनस एक्स, B माइनस वाई और C माइनस जेड। ठीक है यहां तक? X, Y, Z अगर शेष बच रहा होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ABC में भाग करने पर क्रमशः X, Y, Z शेष बचता हो, तो वो क्या होगा? A माइनस एक्स, B माइनस वाई, C माइनस जेड का क्या निकालना होता है? हमें HCF निकालना होता है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए चौथे पार्ट पे आते हैं। चलिए चौथा पार्ट है आपका। पहले हम HCF के लिए चौथा पार्ट देखते हैं। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ABC में भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ABC में भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? समान शेष बचे। तो इसका जो आंसर हमारा बनता है वो होता है HCF ऑफ A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A। क्लियर है? निगेटिव वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे अगर B आपका बड़ा हो और A में से माइनस कर दो तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो वहां पर निगेटिव साइन को नहीं लेते हैं। ठीक है, A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि आपका जो LCM HCF है, आपका जो भी LCM HCF है वो डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव नंबर पे। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, पॉजिटिव नंबर पर आपके जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उन सभी में सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे बात होती है, नेगेटिव नंबर पे बात नहीं होती है। यानी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। जैसे LCM HCF नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। कि जैसे बहुत बच्चों का प्रश्न होता है, मैं बता दूं कि बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि -5 और 5 का HCF क्या होगा, या 15 का HCF क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया है कि -5 और 15 को आपको पूछा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपसे पॉजिटिव नंबर की बातें की जाती हैं, क्योंकि LCM HCF आपके पॉजिटिव नंबर पे वर्क करता है, न कि नेगेटिव नंबर पे वर्क करता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हैं तो नेगेटिव नंबर के जब फैक्टर करेंगे, जैसे सपोज करिए अगर आपने -5 लिया है और जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आप 5 गुणे -1 भी कर सकते हैं या -5 गुणे 1 भी कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे अगर आपने 15 लिया है तो 15 का फैक्टर -5 गुणे 3 गुणे 1 कर सकते हैं, या तो आप 5 गुणे -3 गुणे 1 कर सकते हैं, या 5 गुणे 3 और -1 कर सकते हैं। तो अब आप जरा देख रहे हैं कि इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो आपको कौन सा कॉमन लेना होगा, ये कंफ्यूजन बनेगा। इसलिए नेगेटिव नंबर्स में आपका HCF LCM नहीं चलता, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे A B C में भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचने का मतलब A - B, B - C, C - B। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरा HCF का वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 2 देखेंगे अगर HCF का, तो मैंने वहां पर बताया था कि किसी भी संख्या का जो HCF होता है वो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। तो जो ABC का HCF होगा वो A - B, B - C और C - A को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ये वहीं के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला इसमें LCM पे है। एलसीएम का ये जो क्वेश्चन बनता है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न इसमें बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ABC से भाग करने पर x शेष प्राप्त हो, किंतु वह संख्या n का गुणज हो। n के गुणज की जगह ऐसा भी लिख सकता है कि n से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, क्या वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ABC से भाग करने पर x शेष बचे, लेकिन वह संख्या क्या हो, n का गुणज हो। यानी जब मैं n से उस संख्या में भाग करूं तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है एलसीएम में, ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है एलसीएम के लिए। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप जरा समझिएगा, ठीक है। मैं यहां से मिटा देता हूं, आप एक बार फिर से समझना कि जब उस संख्या में n से भाग करेंगे तो उसमें शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल तभी 0 आता है जब वह उसका मल्टीपल हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ABC का एलसीएम, यानी हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ ABC। हम किसका एलसीएम निकालते हैं, ABC का। मान लेते हैं कि ABC का एलसीएम मेरे पास आ गया M। मेरे पास एलसीएम ऑफ ABC, एलसीएम कितना आ गया, M आ चुका है, ठीक है। चलिए अब मुझे पता है कि अगर मैं इस M में ABC से भाग लगाऊं, तो मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए था, X चाहिए था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, X जोड़ देंगे। लेकिन ये मेरा भी कंप्लीट आंसर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एलसीएम निकालें ABC का तो कितना आएगा, मान लेते हैं M आएगा। और मेरा प्रश्न ये था कि जब मैं ABC से भाग लगाऊं तो X शेष बचना चाहिए था, ठीक है। अब अगर X शेष बचना चाहिए था तो हमने एलसीएम में क्या जोड़ दिया है, X जोड़ दिया है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या ये नंबर, ये जो भी आपने नंबर प्राप्त किया है, क्या ये नंबर पूर्णतः n से डिवाइड होता है, क्या ये पूर्णतः n से डिवाइड होता है। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको सवाल मिलेगी इस टाइप की तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या m में x जोड़ने पर n आता है। तो इसके लिए हम m के लिए एक गुणांक लेते हैं और उसको लिखते हैं m इंटू k प्लस x डिवाइड बाई n, और ये क्या देगा, शेषफल 0 देगा, ठीक है।
ये k का मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो x है ये तो रिमाइंडर बचा ही रहेगा अलग से, इसके लिए a b c से भाग करने पर जो x शेष बच रहा था उसके लिए ये क्या करेगा, x रिमाइंडर तो शेष देगा ही देगा। अब ये m इंटू k हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पूरी संख्या क्या करनी है, n से डिवाइड लगानी, यानी n से भाग करनी है। मान के चलिए अगर m प्लस x, जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल एक लेके आपको दिखाते हैं, जैसे सपोज करिए हमारा एलसीएम कितना आ गया 13, रिमाइंडर मुझे कितना बचाना था 2, मुझे रिमाइंडर कितना बचाना था 2। अब मेरा प्रश्न ये है कि यह संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो अब आप जरा देखिए कि 13 तो कितना आ रहा है 15, 13 तो कितना आ रहा है 15 और ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 13k 3। अब यहां पर k की वैल्यू कितनी हो गई 1, k की वैल्यू कितनी हो गई 13 एकम 13 और 2 15 और डिवाइड बाई 3, 13 एकम 13, 13 2 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, तो रिमाइंडर यहां से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 14 और रिमाइंडर मेरा आ गया 3 और मैं ये चाह रहा हूं कि ये 5 से कट जाए, ये 5 से क्या हो डिवाइड हो, तो अब जरा हम सोचेंगे तो ये 14 3 कितना हो जाएगा 17 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। तो क्या अभी ये 17 कटेगा, नहीं कटेगा, रिमाइंडर दे देगा। जबकि मेरा प्रश्न क्या था कि जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब ऐसे ही प्रश्न के लिए यहां पर हम क्या लिखते हैं 14k प्लस 3 और डिवाइड बाई 5। अब यहां पर हम k की वैल्यू रखते हैं कि k की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए, k की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि उसमें 3 जोड़ दें, यानी 14k प्लस 3 और वो क्या करे 5 से डिवाइड कर दे। क्लियर है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इसको तोड़ देते हैं, 10k प्लस 4k प्लस 3 डिवाइड बाई 5। अब ये 10k तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब मुझे यहां पर चेक करना है कि 4 में, यानी यहां पर चेक करना है 4k प्लस 3 में यहां पर k की वैल्यू क्या रख दें कि ये पूरा वैल्यू 5 से कट जाए। तो हम पहले रखेंगे 1, 4 एकम 4 3 7 नहीं कटा, 2 रखेंगे 4 दूनी 8, 8 3 11 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 4 3 12 3 15। ठीक है। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर मैं k की वैल्यू 3 रख दूंगा तो 4 3 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 और 3 5 15, 5 से कटेगा और रिमाइंडर यहां पर कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ये बात समझ में आ रही होगी। तो वही प्रश्न है कि अगर मुझे ये बोला जाए कि किसी संख्या व छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें a b c से भाग करने पर x शेष बचे, लेकिन n से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका एलसीएम निकाल लेते हैं a b c का m, उसमें x जोड़ देते हैं। अगर ये वैल्यू n से कट गई तो कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर हो गया आपका। अगर नहीं कटती है तो यहां पर हम k एक गुणांक लेते हैं, m इंटू में k प्लस x लेते हैं और n से डिवाइड करते हैं। और ये जो प्रक्रिया हमने अभी की, अभी इसको मैं सवाल में आपको और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, कई सवाल लगाएंगे इस पे, तो आपको ये तोड़ने का तरीका पता चल जाएगा कैसे डिवाइड करके हम चेक करते हैं। ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा वो वीडियो 1-2 बार यहीं पर आप रिवाइंड कर लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बातें। क्लियर है। तो यहाँ पर m इंटू k प्लस x डिवाइड बाई n, अगर ये वैल्यू यहाँ पर k का ऐसा क्या मान रखें कि ये पूरी वैल्यू कट जाए n से, और वही आपका आंसर हो जाएगा। k आंसर नहीं होगा, ऐसा मत समझना कि k की वैल्यू अगर 3 आ गई तो 3 मेरा आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। यहां पर ये पूरी वैल्यू आपकी आंसर होगी, m k इंटू में प्लस में x, ये पूरा आंसर होगा आपका। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चंस के टाइप अभी और भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन के प्रकार अभी और भी हैं, लेकिन मैंने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन के टाइप है वो हमने 2 टाइप में बांट रखे हैं, एक लैंग्वेज टाइप में बांट रखा और एक न्यूमेरिक टाइप में बांट रखा। ठीक है। अभी बहुत प्रश्न बनेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बाकी एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बहुत है, ये वीडियो छोटी है ताकि आप लोग इसे बड़े आराम से समझ सकें।
अगले वीडियो में हम लेंगे एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे प्रश्न लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। एक फार्मूला है, उसे डिराइव करेंगे। एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन के फार्मूले को हम डिराइव करेंगे, यूनिक फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा। जो भी कमेंट आपको लगता हो कि हाँ ये करने लायक है, आप अच्छा कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपके प्रश्नों का जरूर से जरूर जवाब देंगे। पीडीएफ की लिंक मिल गई होगी आप लोगों को, वरना आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ की लिंक पड़ी हुई है, आप पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार।